हो गया। हेलो बेटा, तो आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे किसका, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। तो अब तक हम पढ़ चुके हैं किसका, फ्लूइड्स के बारे में पढ़ लिया है और जो सॉलिड्स थे उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में सारा पढ़ लिया। गैस का जो पार्ट बचा वो हमें पढ़ना है और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट है वैसे, अगर बहुत डिटेल में अगर पढ़े तो, बट हम बहुत कम पार्ट इसका पढ़ने वाले हैं, जितना सिलेबस में सिर्फ उतना ही पार्ट पढ़ेंगे। अब वैसे एक्चुअली क्या है कि मान लो कि आप किसी भी रूम के अंदर, जहाँ जिस रूम में आप बैठे हो वहाँ पे अगर आप कोई भी गैस है वहाँ पे मान लो प्रेजेंट है, तो उस केस में क्या होगा कि उस गैस का एग्जैक्ट वॉल्यूम बता पाना, क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो तो हर तरफ फैल जाएंगे। तो इन सब ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को थोड़ा सा आसान करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किए, कुछ एजम्पशंस किए हैं जिसको आप पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी भी बोल सकते हो। 5 एजम्पशंस है कुल मिलाकर के। जो सबसे पहला जो एजम्पशन है वो क्या एजम्पशन है हमारा, कह रहे कि जो हमारे पास जो भी गैस होगी वो किस चीज़ का मिक्सचर होगी, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। उसके अंदर कोई ऐसे नहीं होंगे, जो भी हम इस चैप्टर के अंदर जो भी थ्योरी पढ़ेंगे, जो भी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि कोई 2, 4, 5, 10, 15, 100, 1000 मॉलिक्यूल्स के लिए बात नहीं करेंगे। जो आपका सिंपल साइज होना चाहिए, माने जिस गैस की आप बात कर रहे हो उसमें लगभग कितने एवोगैड्रो नंबर के ऑर्डर, यानी कि 10 to the power 23 ऑर्डर के मॉलिक्यूल्स का होना जरूरी है। इतना बड़ा जब सैंपल साइज होगा तो ही सारी चीज़ें जो हम चीज़ें पढ़ेंगे वो वैलिड होंगी, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होंगी। तो पहला जो आपका पोस्टुलेट है या जो पहला एजम्पशन ये है कि जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं उस गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस ऑर्डर के हैं, वो एवोगैड्रो जो नंबर है आपका उस ऑर्डर के हैं, माने 10 to the power 23 ऑर्डर के हैं, पहली बात। दूसरा एजम्पशन है वो ऐसा नहीं होगा कि गैस सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, गैस हर डायरेक्शन में रैंडम मोशन में है। यानी कि मान लो कि आप इस रूम के अंदर देखना चाह रहे हो या इस कंटेनर में देखना चाह रहे हो, तो कह रहे हैं कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं बेटा वो हर डायरेक्शन में, जिस मर्जी डायरेक्शन में वो मूव कर सकते हैं, रैंडमली सभी डायरेक्शंस में उसका मोशन होगा। ये आपकी दूसरी एजम्पशन है बेटा। तीसरा जो एजम्पशन है वो कहते हैं कि जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर जो है आपका, उस केस में जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल है वो बहुत कम रहेगा, किसके रिस्पेक्ट में, जो कोई भी दो पार्टिकल्स है उनके बीच की जो सेपरेशन है उसके रिस्पेक्ट में क्या रहेगा, उनका जो साइज है वो नेग्लिजिबल रहेगा। और जो उनका जो इंटरेक्शन है फोर्स का, किन्हीं भी दो पार्टिकल्स के बीच की जो इंटरेक्शन है वो नेग्लिजिबल रहेगी। माने कि वो अगली एजम्पशन हम बता रहे हैं कि ना उनमें किसी तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा और ना ही किसी तरह का उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन रहेगा। जो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है बेटा वो भी क्या रहेगी, वो भी नेग्लेक्टेड रहेगी। दूसरी बात की हम बात करें कि जितने भी पार्टिकल्स रहेंगे, जितने भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे, सब के सब आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल होने का मतलब बेटा ये कि सबका मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। दूसरी बात जो हमने मॉलिक्यूल मानना है वो हमने क्या मानना है कि वो परफेक्ट स्फेयर है। क्या शेप है उसकी, वो स्फेरिकल शेप के अंदर है। तो भाई ये बात हमने बता दी कि जो उनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो नेग्लिजिबल है। तो जब वो नेग्लिजिबल हो गया तो बिल्कुल कैसे मूव करेंगे, जैसे कि न्यूटन्स लॉ के जो न्यूटन लॉ है बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग वो मूव कर रहे होंगे। कॉलिजन के अलावा जिस टाइम पे कॉलिजन होगा, क्योंकि कॉलिजन जब होगा तो बिल्कुल पास में आ चुके होंगे, तो अब उनके बीच में जो यहाँ पे जो आपने एजम्पशन माननी थी कि उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, वो वाली बात नहीं रहेगी। इसलिए जब वो कॉलिजन होगा उस टाइम पे उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन हो सकती है, उसके अलावा नहीं होगी। अगली जो बात है वो क्या कह रहा है कि भैया किन्हीं भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच का आपसी का जो कॉलिजन है वो, या ये जो मॉलिक्यूल्स है इसका जो वॉल्स के साथ जो कॉलिजन होगा, ये जो दोनों कॉलिजन जो होंगे या तो वे दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो सकता है या मॉलिक्यूल और वॉल के बीच में हो सकता है, ये कॉलिजन्स आपके परफेक्टली इलास्टिक होंगे। परफेक्टली इलास्टिक होने का मतलब कि बेटा कोई काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, टोटल एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। जिस स्पीड के साथ वो क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, उसी स्पीड के साथ वो क्या करेंगे, वो रिबाउंड भी करेंगे। तो यहाँ पे क्या रहेगा, आपका मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी आपके कांस्टेंट
कांस्टेंट रहेंगे, कंजर्व रहेंगे। हाँ, वेलोसिटी चेंज होगी। आप कहोगे सर काइनेटिक एनर्जी तो सेम है। बेटा काइनेटिक एनर्जी का खेल नहीं है, वेलोसिटी तो देखो जब ये हिट करेगा जब तो ऐसे, और जब रिबाउंड करेगा जब ये ऐसे आएगा, तो वेलोसिटी में चेंज आ गया क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई, स्पीड तो वही रहेगी। सो दीज आर द 5 पोस्टुलेट्स और दीज आर द 5 एजम्पशंस टू स्टडी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। या गैसेस की स्टडी करने के लिए ये आपके पास 5 एजम्पशन हैं। इन्हीं एजम्पशंस को बेटा फॉलो करते हुए ना, ये एजम्पशन आपको पता होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है बेटा, मैनी टाइम्स सिर्फ जो एजम्पशंस हैं इन्हीं पे ही क्वेश्चन आ जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस ना। इसकी डेरिवेशन आप लोगों ने शायद केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम फिजिक्स वाले टीचर्स बोलते हैं कि केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, केमिस्ट्री वाले कहते हैं फिजिक्स में पढ़ेंगे। बट चलो इस डेरिवेशन को अभी हम कर लेते हैं ना। देखो, प्रेशर एक्सर्टेड, और बेटा एक बात और बता देता हूँ कि जो हम गैसेस पढ़ेंगे हम सारी की सारी आइडियल गैस पढ़ेंगे। आइडियल गैस का मतलब हम पिछले लेक्चर्स में भी बता चुके हैं, जो PV = nRT है उसको, बॉयल्स लॉ को, चार्ल्स लॉ को, गेल-ल्यूसिक्स लॉ को, एवोगैड्रोस लॉ को, जो गैस लॉज हैं उन सब को फॉलो करे, ऐसी गैस को आइडियल गैस कहते हैं। तो जो सारा का सारा जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे वो आइडियल गैस के लिए पढ़ेंगे। सो द वेरी फर्स्ट इज प्रेशर exerted by an ideal gas। देखो कभी कोई किसी भी एग्ज़ाम के अंदर है ना, अगर मैं स्कूल के एग्ज़ाम्स को छोड़ दूं तो किसी भी एग्ज़ाम में इस डेरिवेशन का कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई इस डेरिवेशन पे सवाल नहीं पूछेगा। लेकिन आइडिया ये कि इसके अंडरस्टैंडिंग, जो आगे की जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो इस डेरिवेशन के बिना बेटा पॉसिबल नहीं हो। तो भाई हम क्या कर लेते हैं, हम एक ये लो, हमने कोई एक क्या ले लिया बेटा, ये एक्सिस सेलेक्ट कर लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस। और इसमें हम कोई एक कंटेनर ले लेते हैं बेटा, एक कंटेनर ले लिया भाई। कंटेनर का एक सेकेंड, रुको इसको दोबारा से बना देता हूँ। मैंने बेटा ये कोई क्यूबिकल कंटेनर लिया है, और अब ये एक्सिस सेलेक्ट कर लिए, ये एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस बेटा, और ये आपका जेड एक्सिस। और देखो आइडियल गैस है ना, आइसोट्रॉपिक होती है ना, उसका जो नेचर है वो आइसोट्रॉपिक है। आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होगा, हमने पहले भी सॉलिड्स में बताया था कि यानी कि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो डायरेक्शंस पे डिपेंड नहीं करती हैं। माने जैसी प्रॉपर्टी उसके एक्स के अलोंग है वही वाई के अलोंग है, वही जेड के अलोंग होगी। माने ऐसा नहीं होगा कि कोई गैस मॉलिक्यूल अगर एक्स के अलोंग मूव करेगा तो मान लो v मीटर/सेकंड से मूव करेगा, लेकिन जब उसको कहा जाए कि वाई के अलोंग मूव करो, या जब वो वाई के अलोंग मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी कुछ बदल जाए। नहीं, तीनों के अलोंग जो बेटा उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं सभी डायरेक्शंस में सेम रहेंगी। आइसोट्रॉपिक नेचर है इसका, वही डिस्कशन करेंगे हम। चलो भाई, ये हमने बेटा क्या मान लिया, इसकी हम बात कर रहे थे कि ये हमने कोई क्यूबिकल कंटेनर मान लिया। भाई क्यूबिकल कंटेनर मान लिया, लार्ज अमाउंट ऑफ इसके अंदर क्या है, पार्टिकल्स हैं, आपके गैस मॉलिक्यूल्स हैं। तो भाई एक काम करो, मैं कहता हूं कि चलो ये कोई एक गैस पार्टिकल मैंने ले लिया जिसका मास बेटा क्या है, m है, और ऐसे जितने भी पार्टिकल्स हैं सबका मास m ही होगा, सब आइडेंटिकल हैं, सबका साइज सेम है, सबका मास सेम है। मान लो कि बेटा ये जो पार्टिकल है ये x एक्सिस के अलोंग किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये vx वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और इस पार्टिकल ने जाकर के कोलिजन किया है किसके साथ, इस वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ। तो जब ये यहाँ पे जब कोलाइड करेगा तो देखो y के अलोंग और z के अलोंग जो पार्टिकल की जो वेलोसिटीज थी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मैं मान लेता हूँ कि इनिशियली जो ये पार्टिकल था वो vx, vy और ये vz, दीज आर द वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स आप बोल सकते हो, या जो तीन डायरेक्शन में जो पार्टिकल की क्या है बेटा स्पीड है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, वेक्टर v = vx i कैप
प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, ऐसे लिख सकते हो आप। एक्स के अलोंग कॉम्पोनेंट, वाई के अलोंग कॉम्पोनेंट और जेड के अलोंग कॉम्पोनेंट। माने कि जब वो एक्स के अलोंग जब टकराएगा बेटा, कॉलिजन जब वो करेगा तो टकराने के बाद क्या होगा, वो सेम वेलोसिटी से ही रिबाउंड करेगा बट ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर। यानी कि जब वो कोलाइड किया जब तो उसके वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स ये थे, ये वी इनिशियल बोल सकता हूँ बेटा मैं। जब फाइनल वेलोसिटी की बात करूँगा तो बेटा आपके वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स ये आएंगे, वाई में और जेड में तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन देखो एक्स के अलोंग माइनस वी एक्स हो गया। तो अगर मैं बात करूँ कि भैया जो मोमेंटम जो आया, मोमेंटम चेंज है ना, आई एम इंटरेस्टेड इन, मैं प्रेशर जानना चाह रहा हूँ, प्रेशर के लिए फोर्स चाहिए है ना, और फोर्स के लिए चेंज इन मोमेंटम चाहिए होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बेटा कि यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम, देखो y और z में तो कोई मोमेंटम चेंज नहीं हुआ, क्यों, y और z में कोई वेलोसिटी में ही चेंज नहीं आया। तो चेंज इन मोमेंटम इज अलोंग ओनली x एक्सिस, सिर्फ x एक्सिस के अंदर मोमेंटम में चेंज आया। वो कितना मोमेंटम में चेंज आया ये अगर मैं बात करूं बेटा तो आप क्या लिखोगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम बेटा आप क्या लिखोगे, माइनस ऑफ m इंटू वी एक्स, माइनस क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि वेलोसिटी इज इन द नेगेटिव x डायरेक्शन, माइनस इनिशियल मोमेंटम बेटा, तो ये आपका आ गया माइनस 2mvx। दिस इज द मोमेंटम चेंज ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ द गैस पार्टिकल। वो जो मैं सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं बेटा उसका मोमेंटम चेंज है ये। तो बेटा इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं क्या, मोमेंटम चेंज की बात करूं अगर मैं किस केस में, मोमेंटम चेंज की अगर मैं बात कर लें बेटा किस केस के अंदर, कि मोमेंटम चेंज ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, जो वॉल ऑफ कंटेनर है उसका मोमेंटम चेंज कितना आएगा, बिल्कुल इसका उल्टा है ना। अगर इस पर माइनस 2mvx आया तो बेटा उस पर कितना आ जाएगा, उस पर प्लस 2mvx आ जाएगा। ये नोट करो एक मिनट बेटा सभी। तो जो वॉल पे जो मोमेंटम चेंज आया है ना बेटा, अगर आप सोचो ना बिल्कुल ऐसा होगा ना, एक्शन रिएक्शन वाले फंडे से अगर बात करें कि अगर मेरे हाथ में मोमेंटम चेंज प्लस p का है तो वॉल पे माइनस p का आएगा, अगर मेरे हैंड पे माइनस p है तो इस पर प्लस p आएगा, सीधा सा बात ये। तो ये चेंज इन मोमेंटम आ गया 2m इंटू वी एक्स। दिस इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए सिंगल पार्टिकल बेटा। या ये तो वॉल के ऊपर आया ना, हम तो वॉल के ऊपर बात करेंगे, फोर्स जो एग्जर्ट होगा वो तो वॉल के ऊपर होगा। तो दिस इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वॉल ड्यू टू ए सिंगल मॉलिक्यूल। अच्छा अब एक बात देखो, मैं अगर बात करूं कि इन टाइम डेल्टा टी टाइम के अंदर बेटा ये जो पार्टिकल जो कि vx स्पीड से घूम रहा है ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन टाइम डेल्टा टी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल इन द कंटेनर के अंदर बेटा vx स्पीड से मूव कर रहा है और डेल्टा टी समय की बात हो रही है, तो बेटा वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वो vx इंटू डेल्टा टी, vx इंटू डेल्टा टी, यह डिस्टेंस वो क्या कर लेगा, ये डिस्टेंस वो ट्रैवल कर लेगा। अच्छा अगर मैं बात करूं कि वो कितना वॉल्यूम ट्रैवल करेगा, ये इसने vx डेल्टा टी डिस्टेंस ट्रैवल किया कितने वॉल्यूम के अंदर बेटा, भाई vx डेल्टा टी तो उसकी दूरी हो गई, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने मान लिया क्या है, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंटेनर। तो भैया इतने वॉल्यूम के अंदर डेल्टा टी टाइम में वो ट्रैवल किया। अच्छा ये तो सिंगल मॉलिक्यूल की बात है, मैं कहता हूँ कि लेट स्मॉल n बी द नंबर डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि बेटा क्या चीज़ मान लिया मैंने कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम वो मैंने स्मॉल n से लिख रहा हूँ। तो अगर मैंने स्मॉल n से लिखा तो भाई अब एक बात बताऊँ कि टोटल जो होगा ना, अगर मैं टोटल मोमेंटम चेंज की बात करूँ, अब ये तो बेटा सिंगल के कारण से आया था, तो टोटल के कारण से अगर मोमेंटम चेंज की बात करें हम तो देखो एक सिंगल पार्टिकल के कारण से तो आपके पास ये आपको मालूम है, ठीक है। अब आपने एक चीज़ ये भी देख लिया है कि भाई
जो वॉल्यूम जो वो ट्रैवल करेगा वो a इंटू वी एक्स इंटू डेल्टा टी आ जाएगा, ठीक है। तो जो डेल्टा पी आएगा आपका, जो मोमेंटम चेंज जो आ रहा होगा, वो आप कैसे लिख पाओगे बेटा, वो आप ऐसे लिखो, देखो कि a इंटू वी एक्स इंटू डेल्टा टी, और मैं कहता हूँ कि इसको n से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे आपके पास, और इसको एक सिंगल पार्टिकल का जो मोमेंटम है 2mvx उससे कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अब आप एक बात देखो कि इसमें एक फंडा क्या है कि भैया एक्चुअल में हो क्या रहा होगा, ये जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जा रहे होंगे, एक एवरेज की बात करता हूं कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सारे के सारे एक साथ थोड़ी ना जा रहे होंगे भाई, कुछ कॉलिजन करके वापस भी आ गए होंगे कुछ, क्या तो ये एवरेज वैल्यू हमने क्या कहा कि एक्चुअल में आधे जो कॉलिजन से, आधे जो पार्टिकल्स हैं वो कोलाइड कर चुके हैं और आधे कॉलिजन जा रहे हैं, यानी कि आधे इस तरफ जा रहे हैं और आधे वापस आ रहे हैं। तो बेटा यानी कि जो एक्चुअल में जो मोमेंटम चेंज आएगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हाफ से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये आपका आ गया, ठीक है। तो ये आपका टोटल मोमेंटम चेंज आ रहा है जो पूरे के पूरे जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उन सब के कारण से बेटा। अच्छा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया बेटा, ये आपका, ये अब आपका क्या बन चुका है, देखो n इंटू एम है ना, ये n इंटू एम a इंटू वी एक्स स्क्वायर इंटू डेल्टा टी बेटा। This is the total momentum exerted on the walls of the container by the gas molecules। ये आ गया। मुझे डेल्टा टी नहीं चाहिए, मुझे तो फोर्स चाहिए भाई। अगर जो फोर्स एग्जर्ट करेगा वॉल पर बेटा वो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी होगा। तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी आप करोगे तो एन एम ए वी एक्स स्क्वायर डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी आप कर देंगे तो आपके पास आ गया बेटा एन इंटू एम इंटू वी एक्स स्क्वायर। ये फोर्स एग्जर्टेड आ गया सारे मॉलिक्यूल्स के कारण से। और ए आप अभी ए भी तो लिखना है ना, ए मिस कर गए हम, वी एक्स का स्क्वायर, ये आ गया बेटा। ये आपका आ चुका है क्या, फोर्स एग्जर्टेड। अब अगर आपको क्या चाहिए, हमें तो प्रेशर चाहिए बेटा। तो प्रेशर को आप कैसे लिखेंगे, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का एक्सप्रेशन हम लिख चुके हैं, एन इंटू एम इंटू ए वी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा ए की जगह क्या लिखना पड़ेगा आपको, ए की जगह हम ए ही लिखेंगे, एरिया तो ये लिख दिया ही हमने, एन इंटू एम इंटू वी एक्स स्क्वायर। ये आपका प्रेशर अभी आ चुका है एन एम वी एक्स स्क्वायर। बेटा आप ध्यान से अगर देखो, चलो अभी तो इसको इतना ही लिखो, एक एक्सप्रेशन ये आ चुका है। अब जरा आगे की बात देखो, आप याद करो जब मैंने इस डेरिवेशन की स्टार्टिंग की तो इस डेरिवेशन में बेटा मैंने क्या माना कि पार्टिकल सिर्फ कहाँ मूव कर रहा है, वो तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में पार्टिकल्स तो वाई में भी मूव कर रहे होंगे और जेड एक्सिस में भी मूव कर रहे होंगे और एक्स एक्सिस में भी मूव कर रहे होंगे। तो भाई इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि सर एक काम करो कि जो वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स इसका देखो, ये तो सिंगल मॉलिक्यूल का खेल आ गया अभी एक तरह से, यानी कि ये सिंगल मॉलिक्यूल, ये ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स है। क्या है ये बेटा, ये ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। वो ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल जो सारे के सारे किधर भाग रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भाग रहे हैं, उसका प्रेशर एग्जर्टेड आया है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि यार ये जो वैल्यू है ना, इसको है ना एक्चुअल में एवरेज आउट कर दो कि ये जो वी एक्स स्क्वायर है इसके ऊपर बार और लगा दी, इसका मतलब ये एवरेज वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस। किसकी एवरेज वेलोसिटी, उन ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं। तो लेकिन ऐसा भी तो होगा कि यार बिल्कुल इसी तरीके से सर ऐसा भी तो लिखा जा सकता है, क्या जा सकता है, लिखा ही जाएगा ये कि एवरेज वैल्यू जो एक्स के अलॉन्ग है, एवरेज वैल्यू जो वाई के अलॉन्ग है, एवरेज वैल्यू जो जेड के अलॉन्ग है, वो ये आएगी। और भाई अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो मैं उसको ऐसे लिख देता हूँ, इन सबको वी स्क्वायर के बराबर लिख देता हूँ। ये वी स्क्वायर, ये वी क्या चीज़ है, दिस इज द स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो बेटा उसमें तो x भी आएगा, y भी आएगा, z भी आएगा, सब आएगा। तो अब जो आपका एवरेज प्रेशर आएगा है ना, तीनों डायरेक्शन में आना चाहिए वो, तो तीनों इक्वली डिवाइड हो जाएगा वो प्रेशर। तो एक्चुअल में अब जो ये प्रेशर आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 1/3 NM V स्क्वायर एवरेज। आप यहाँ से भी देख सकते हो ना इसको कि एक्चुअल में V, आप याद करो V आपने क्या लिखा था,
याद करो बेटा, आपने v ऐसे लिखा था ना, v इज इक्वल टू क्या, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, ऐसा आपने लिखा था। तो यहाँ से आप ऐसे लिख सकते थे, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। और बेटा यहाँ से ये तीनों बराबर हैं, तीनों क्या हैं, बराबर। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 वी स्क्वायर। वी इज़ द स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल, वी इज़ द स्पीड जो है वो है उसकी। तो बेटा ये फॉर्मूला आपके पास आ गया, P इज इक्वल टू 1/3 NM वी स्क्वायर। अरे वेक्टर नहीं बेटा, ये एवरेज वैल्यू आई। इसको देखो बेटा और थोड़ा सा बढ़िया फॉर्म में, एक और फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये याद रखना बेटा, ये वेलोसिटी है। अभी के लिए मैं इसको लिख रहा हूँ P इज इक्वल टू 1/3 NM। इसको बेटा मैं अभी लिख रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आने वाली क्लास में, यानी कभी कुछ देर बाद मैं प्रूव करूँगा कि ये VRMS ही है, इसलिए आप इसको VRMS लिखेंगे। क्या लिखा आपने, ये VRMS लिख दिया इसको बेटा। देखो जी आगे, आप अगर बात करें कि n को क्या लिख सकता हूँ मैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय उसका वॉल्यूम इंटू m इंटू VRMS का स्क्वायर। तो भाई n इंटू m, एक सिंगल गैस मॉलिक्यूल का मास m है, टोटल मॉलिक्यूल्स ऐसे कैपिटल N है, तो बेटा ये तो टोटल मास आ गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/3 कैपिटल M बाई V इंटू VRMS का स्क्वायर। मास, टोटल मास है ना, ये बात बेटा यहाँ लिख लेना, कैपिटल M इज टोटल मास ऑफ गैस, टोटल मास ऑफ गैस। तो मास अपॉन वॉल्यूम तो बेटा डेंसिटी होता है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो VRMS का स्क्वायर। ये एक और फॉर्मूला आ गया। एक फॉर्मूला तो बेटा हमने NM के फॉर्म में लिखा है, P इज इक्वल टू 1/3 NM VRMS का स्क्वायर है ना, इसको बेटा VRMS स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और एक फॉर्मूला डेंसिटी की फॉर्म में आ गया, विच इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 1/3 रो VRMS का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बेटा आपके पास क्या है, ये फॉर्मूले 2 आ चुके हैं आपके पास, ठीक है। तो दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ ए कंटेनर। ये बेटा 2 फॉर्मूले आपके पास आए हैं। ये एक तो 1/3 NM VRMS का स्क्वायर, ये वाला जो मैंने लिखा ये, और एक बेटा आपके पास क्या फॉर्मूला आ गया, डेंसिटी की टर्म्स में P इज इक्वल टू 1/3 रो VRMS का स्क्वायर, ये आ गया। अब ये जो फाइनल रिजल्ट जो आया है बेटा, ये जो आपका रिजल्ट आया है, चाहे ये वाले की बात कर लें चाहे आप इस वाले की बात कर लें, कि देखो क्या क्या मिसिंग है। बोथ एरिया जो आपने A माना था और जो समय डेल्टा T माना था आर एब्सेंट इन एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर, इन एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर बाय द गैस है वो इंडिपेंडेंट है किसके, वो जो डायमेंशंस ऑफ द कंटेनर है या जो शेप ऑफ द कंटेनर है उसके इंडिपेंडेंट है। प्रेशर एक्सर्टेड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमेंशंस ऑफ कंटेनर। माने आप छोटा कंटेनर ले लो, बड़ा कंटेनर ले लो, जैसा मर्जी कर लो, उससे आपका जो रिलेशन है, जो प्रेशर का जो एक्सप्रेशन है बेटा, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दैट रिमेन्स सेम, वो सेम ही रहेगा, उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है बेटा, तो एक बार ये नोट करो। अब इस पर क्वेश्चंस करते हैं। देखो क्वेश्चन करते हैं बेटा। एक देखो आपको कहता है कि इफ द मास ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल is doubled
and its speed is half। उसको हमने क्या कर दिया बेटा, उसको आपने आधा कर दिया। आपको बताना है इनिशियल प्रेशर जो लग रहा था वो, और अब जो फाइनल प्रेशर जो लग रहा है बेटा, उसका जो रेशियो आएगा ना, वो रेशियो की क्या वैल्यू होगी, ये आपको सिंपली बताना है। देखो भाई, इनिशियल प्रेशर तो कोई दिक्कत ही नहीं, इनिशियल प्रेशर का तो फॉर्मूला ही पता है आपको, क्या 1/3 है ना। चाहे आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर लो, चाहे आप टोटल मास वाला फार्मूला यूज़ कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। चलो मैं ऐसे लिख लेता हूँ 1/3 Nm/v² बेटा, ये इनिशियल हो गया आपके पास। फाइनल अगर मैं बात करूँ बेटा, तो जो मास है, हर एक का मास तो आपने क्या कर दिया, वो तो डबल कर दिया, 2m कर दिया, और वेलोसिटी आपने हाफ कर दी। तो जो P फाइनल आपका आया वो कितना आ गया, ये आपका बेटा आ जाएगा 1/3 Nm/v² इंटू 1/2 बेटा, एक 2 से ही कैंसिल आउट होगा। तो आपका जो P इनिशियल बाई P फाइनल आएगा बेटा, तो वो क्या आएगा 1/3 Nm/v² डिवाइडेड बाई 1/3 Nm/v² इंटू 1/2। सो द आंसर इज 2:1। ये आपका क्या आ जाएगा बेटा, ये आपका रेशियो आ जाएगा जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट इज जो बेटा अभी हमने ये VRMS लिखा, अब ज़रा इस पे डिस्कशन करते हैं। ये VRMS क्या चीज़ है, ये हमने VRMS यहाँ कैसे लिखा और इसको आगे कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जो RMS हमने लिखा है ना, हम बात करें RMS स्पीड की बेटा, जिसको हमने VRMS लिखा। भाई इस RMS की फुल फॉर्म है बेटा रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अलग अलग है, ये बेसिकली प्योरली मैथमेटिकल टर्म्स है बेटा। तो अगर आपको किसी भी सिस्टम का RMS वैल्यू निकालना है, तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो RMS है ना, इसको बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, उल्टा पढ़ो इसको। माने कि आपको पहले स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर उसका मीन लेना पड़ेगा, और फिर उसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ऐसा मान लेते हैं चलो बेटा कि अपने सिस्टम में पार्टिकल्स जो है गैस मॉलिक्यूल्स के, उनकी अलग अलग वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहे हैं, v1 v2 v3 अप टू vn। ठीक है, तो सबसे पहले आप इनका स्क्वायर कर दो। ये लो जी, v1² प्लस v2² प्लस v3²। एक्चुअली मुझे स्क्वायर कर कर फिर मीन लेना है। स्क्वायर तो कर दिया, v1² प्लस v2² प्लस v3² एंड सो ऑन। और इसका मीन लेने के लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, जितने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैंने n माना हुआ है यहाँ पे, वो n से मैंने डिवाइड कर दिया। ये मीन वैल्यू, ये मीन आ चुका है अभी आपके पास। आप स्क्वायर कर चुके हो, आप मीन कर चुके हो, अब आपको रूट और लेना है, वही आपका RMS आएगा। तो बेटा VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v1² प्लस v2² एंड सो ऑन अप टू vn डिवाइडेड बाय n। ये बेटा आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है, ये आपके पास VRMS की वैल्यू आ गई है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ vi का स्क्वायर, और i की वैल्यू बेटा 1 से लेकर के n तक जाएगी, डिवाइडेड बाय n, और इस पूरे का रूट। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो इसको एक और फॉर्मेट है बेटा, एक और फॉर्मेट है जो आपने काइनेमेटिक्स के अंदर या इससे पहले जो पढ़ा होगा, एवरेज वैल्यू का जो फंक्शन था, वो क्या था, इंटीग्रल v² dn ओवर इंटीग्रल dn। और इस पूरे का बेटा आपको क्या करना है, ये 1/2 करना है। ये एक्चुअल में ये जो एक्सप्रेशन हम लिखते हैं ना, ये किसी भी फंक्शन का बेटा एवरेज निकालने का फॉर्मूला है। तो हमने स्क्वायर्ड क्वांटिटी का एवरेज निकाल लिया और उसका फिर रूट कर दिया 1/2। ये उसको लिखने का एक तरीका हो गया। इसमें एक और मेथड भी हम लिख सकते हैं, एक और छोटा सा फॉर्मूला और लिख सकते हैं। क्या, देखो मान लो ऐसा है कि इफ N1 molecules of gas
are moving with speed v1 and two मॉलिक्यूल्स मान लो किस स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, वो v2 के साथ मूव कर रहे हैं, n3 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो v3 के साथ मूव कर रहे हैं, एंड सो ऑन, और ऐसे चलता जा रहा है। तो उस केस में जो आप एवरेज स्पीड लिखेंगे बेटा, वो एवरेज स्पीड आप कैसे लिखेंगे, सॉरी एवरेज नहीं, आरएमएस स्पीड जो आप लिखेंगे कैसे लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ, भाई n1 पार्टिकल्स v1 स्पीड से मूव कर रहे हैं तो n1 इंटू v1 का स्क्वायर जमा n2 इंटू v2 का स्क्वायर एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास ये हैं n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड सो ऑन, ये आ गया। तो ग्रुप के केस में अगर दे रखा हो तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। देखो, मान लो आपके पास 5 पार्टिकल्स हैं, वो किस किस स्पीड से मूव कर रहे हैं, 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड और 5 मीटर पर सेकेंड। 5 पार्टिकल्स हैं और 5 का अपना एक रैंडम मोशन है और वो इन स्पीड के साथ है। आपको यह बताना है कि इसकी आरएमएस स्पीड क्या होगी। तो बेटा बहुत कोई घबराने वाली बात नहीं है, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके 5। तो बेटा ये क्या हो गया, देखो 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 5। तो बेटा ये इसको जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट रूट ऑफ 11 मीटर पर सेकेंड, रूट ऑफ 11 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया बेटा आपके पास। तो बेटा एक फार्मूला मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि P इज इक्वल टू 1/3 NM VRMS का स्क्वायर, या बेटा आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, P इज इक्वल टू 1/3, है ना। इसको हमने ऐसे लिखा था, आपको याद हो अगर अभी जस्ट थोड़ी देर पहले किया था, 1/3 रो VRMS का स्क्वायर। और भाई इसको ऐसे भी लिख सकते थे, आपको अगर मैं देखूं अभी लिखा भी था इसको कैसे कि कैपिटल 1/3 कैपिटल M/V VRMS का स्क्वायर, है ना बेटा। डेंसिटी को मास बाई वॉल्यूम लिख दिया और कुछ नहीं लिखा, ऐसे समझ लीजिएगा आप, टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम ऐसा हमने लिख दिया, ठीक है। चलो तो भाई यहाँ से एक बात देखो, एक फार्मूला बढ़िया फार्मूला यहाँ से निकाल रहा हूँ बेटा, देखो जरा यहाँ से एक फार्मूला तो यहाँ से आएगा VRMS का कि VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3p/रो, एक फार्मूला ये आ गया VRMS का। ये फार्मूला रिलेट कर रहा है प्रेशर और डेंसिटी को। एक फार्मूला यहाँ से लिखो, VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3pV/m। देखो एक बढ़िया फार्मूला, और थोड़ा सा बढ़िया और चीज़ देखो, आज ये पूरा मैथमेटिकल है, बोरिंग जरूर है लेकिन इट्स टोटली मैथमेटिकल है ना, मैथमेटिकल है सारा, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब एक बात देखो कि PV इक्वल टू nRT भी तो लिखते हैं, और शायद सबको पता होगा n इज़ नंबर ऑफ मोल्स, n इज़ नंबर ऑफ मोल्स। तो भाई PV की जगह ये पुट कर देता हूँ मैं ज़रा, तो VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3nRT/m। देखो भाई ये आ गया, एक फार्मूला और आ गया, VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3nRT/m। आप नंबर ऑफ मोल्स को देखो कैसे लिख सकते हो भाई, नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा भाई, जो टोटल मास है उसको डिवाइड कर दो उसके मॉलिक्यूलर मास से, तो m/m0 केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा आपने, स्टोशियोमेट्री के अंदर, है ना। तो VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3, n की जगह बेटा मैं क्या लिख रहा हूँ, m/m0 RT डिवाइडेड बाई m, और m से m कैंसिल आउट हो गया। एक और बढ़िया फार्मूला VRMS का आ गया, अंडर रूट ऑफ 3RT/m0। ये देखो
फॉर अ पर्टिकुलर गैस एम नॉट फिक्स्ड है, आर फिक्स्ड है। यहाँ से क्या चीज़ आ गई बेटा आपके पास कि वी आर एम एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी, वेयर दिस टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब बेटा आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये केल्विन स्केल पर बात हो रही है। इन फॉर्मूलों के अंदर जब भी टेम्परेचर की वैल्यू जाएगी तो वो टेम्परेचर की वैल्यू बेटा किस फॉर्म में जाएगी, टेम्परेचर की वैल्यू जाएगी केल्विन वाले फॉर्म के अंदर। किस फॉर्म में जाएगी बेटा, ये केल्विन वाले फॉर्म में जाएगी। तो इस तरीके से देखो हम कैसे प्रेशर से चलते हुए टेम्परेचर तक आ गए हैं। तो यहाँ से ये भी समझ में आ रहा है कि जो VRMS है, जो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है या जो VRMS है, वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है और किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो बेटा ये बात लिख भी सकते हैं हम, क्या चीज़, टेम्परेचर ऑफ द गैस is measure of its kinetic energy। जो टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या होगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी होगी। अब यहाँ से देखो एक बात और लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, देखो कि यहाँ पे अगर T की वैल्यू को 0 पुट कर दूँ अगर मैं, यानी कि एट 0 केल्विन टेम्परेचर, यहां से देखो VRMS इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स आर एट रेस्ट। सब के सब जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं 0 केल्विन के ऊपर बेटा वो कहाँ पर हैं, वो रेस्ट पर हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज काइनेटिक इंटरप्रिटेशन। थोड़ा बहुत तो हो गया, पहले इसको दोबारा से लिख देता हूँ, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का जो काइनेटिक है ना, जो हम बात करें काइनेटिक थ्योरी का, उसका इंटरप्रिटेशन आपका क्या आएगा, इसकी बात कर लेते हैं हम जरा, ठीक है। भाई अगर मैं बात करूं किसके अंदर बेटा, काइनेटिक है ना, सिर्फ अगर मैं बात करूं आइडियल गैस की, तो यहाँ पे इसके पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी गैस है भाई, हमने इनिशियली बात की है कि कोई पोटेंशियल एनर्जी तो उसकी है नहीं। कारण क्या है कि ना कोई फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ना कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन है। तो यानी कि यहाँ पे बेटा जो इसकी टोटल एनर्जी होगी है ना, टोटल एनर्जी ऑफ द गैस, टोटल एनर्जी ऑफ द गैस इज प्योरली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी कौन सी है बेटा, जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी, वही उसकी क्या होगी, टोटल एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि बेटा आप टोटल एनर्जी कैसे लिखोगे भाई, एक सिंगल मॉलिक्यूल की तो जो एनर्जी है बेटा वो तो क्या है, हाफ ऑफ mv²। आपने क्या लिखा है उसको, हाफ ऑफ mv²। और ऐसे आपके पास कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ऐसे आपके पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैपिटल N है, ठीक है। ये बात आ गई है आपके पास। अब आप एक और इक्वेशन देखिएगा स्मॉल m वाली टर्म्स के अंदर, स्मॉल m इंटू v² 3p/m, ऐसा कर लो इसको यहाँ से। ये वाली देखो बेटा, ये वाली जो इक्वेशन है, m इंटू VRMS का स्क्वायर, इसकी वैल्यू बेटा किसके इक्वल लिख सकते हो आप, 3p/n। क्या लिख सकते हो, 3p/n। इसको मैं VRMS लिख देता हूँ बेटा, ठीक है। तो m इंटू VRMS का स्क्वायर ये किसके इक्वल है बेटा, 3p डिवाइडेड बाय n इंटू कैपिटल N। ये चीज़ आ गई आपके पास, ठीक है। ये आ गया आपके पास, टोटल वैल्यू आ गई। और एक और इक्वेशन देख लो जरा यहाँ से, क्या
या फिर ऐसा करो, देखो देखो एक सेकेंड इसको ऐसा कर दें बेटा कि E इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ये क्या चीज़ है, स्मॉल m इंटू कैपिटल M, ये टोटल मास है, टोटल मास, ये स्क्वायर आ गया, इस फॉर्म के अंदर आ गया ये, ठीक है। तो अब एक बात देखो, E इज इक्वल टू, इस वाली इक्वेशन से देख लेते हैं, इस वाली इक्वेशन से ये कितना आ जाएगा आपका 3PV है ना, m इंटू वी आर एम का स्क्वायर, दैट इज 3PV/2, ये आ गया। तो टोटल एनर्जी जो आपकी आई है बेटा वो कितना आ गया, E इज इक्वल टू 3/2P इंटू V, V इज द वॉल्यूम, ये आपको याद रखना है, ये क्या चीज़ है आपका वॉल्यूम है, या आप इसको ऐसे लिख लो बेटा PV इज इक्वल टू 2E/3, PV इज इक्वल टू 2E/3, ये वैल्यू आ गई है आपके पास। अब एक बात देखो, एक इक्वेशन तो ये है और एक इक्वेशन बेटा आपके पास क्या है, PV इज इक्वल टू nRT, ये इक्वेशन भी है आपके पास, PV इज इक्वल टू nRT। तो इस PV की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, n इंटू R इंटू T, इट इज़ इक्वल टू 2E/3, ये बात आ गई बेटा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, E इज इक्वल टू 3/2 nRT, 3/2 nRT आपने लिख दिया है, ये चीज़ आपने लिख दी है। ये जो है बेटा ये क्या चीज़ है आपका, दिस इज योर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट KB इंटू T। तो ये जो आ रहा है ना, ये आपने क्या लिखा है, ये जो एनर्जी जो आपकी आई है, ये एनर्जी आपकी किसकी आई है बेटा, आपको यहाँ पे N से भी डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो ये जो आपकी एनर्जी आई है 3/2 kBT, दिस इज द एनर्जी ऑफ एक सिंगल मॉलिक्यूल, एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल, where KB is known as your Boltzmann constant। ये आपका क्या आ गया, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ गया, ठीक है। दिस इज एनर्जी पर मॉलिक्यूल, दिस इज द एनर्जी ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल विच इज इक्वल टू 3/2 kBT। आने वाली जब क्लास होगी, जब डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूंगा बेटा, तब उसको ऐसे भी लिखूंगा 3 इंटू हाफ ऑफ kBT, ऐसे भी लिखेंगे। क्यों लिखेंगे वो आप बात करेंगे, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि एक्चुअल में लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है कि पार्टिकल के पास जो टोटल एनर्जी है ना जो बेटा, वो बराबर तीनों जो एक्सिस है उसमें बराबर इक्वली डिवाइड होगी। तो आपके पास एक्स एक्सिस था, वाई एक्सिस था और जेड एक्सिस था, तो हर एक में क्या हो गया, हाफ ऑफ kBT, हाफ ऑफ kBT, हाफ ऑफ kBT। तो टोटल की एनर्जी कितनी आ गई एक सिंगल मॉलिक्यूल की, वो 3/2 kBT आ गई। क्लियर है ये बात। तो बेटा यहाँ से भी क्या बात समझ में आ रही है कि पार्टिकल की जो एवरेज एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, वो प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। किसके प्रोपोर्शनल रहेगी, वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल रहेगी। क्लियर है ये बात। तो यही जो है आपका ये क्या चीज़ है बेटा, आपका ये काइनेटिक इंटरप्रिटेशन है किसका, टेम्परेचर का, कि देखो टेम्परेचर के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करता है। ठीक है, अब जरा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा, देखो इधर ही कर लेते हैं। चलो, द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ए गैस is increased 4 times। हमने किसी गैस का जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है बेटा वो 4 टाइम्स बढ़ा दिया। एब्सोल्यूट का मतलब वो केल्विन के अंदर ही हमने बढ़ाया है। तो आपको अब ये बताना है कि जो नई जो VRMS है, अगर इनिशियल जो पुरानी जो VRMS है उसकी वैल्यू अगर V थी, तो अब जो नई जो VRMS है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो भाई ये बात हम जानते हैं कि VRMS तो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा किसके, √T के। तो यानी कि जो नया जो आपने टेम्परेचर किया है बेटा वो आपने 4 टाइम्स कर दिया। तो इसका मतलब जो नई जो VRMS आएगी इट बिकम्स 2 टाइम्स।
अगर पहले V थी तो बेटा अब जो आपकी VRMS है वह VRMS आपकी कितनी हो जाएगी, वो VRMS आपकी 2 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, देखो बेटा एक छोटा सा नोट लिख लेते हैं। एक नोट लिखो कि भाई हम जो बात करें वो क्या बात करें कि कोई भी आइडियल गैस जो इक्विलिब्रियम में होगी बेटा उसके मोमेंटम में और काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। ये बात मैं बता चुका हूँ। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ किस में चेंज आएगा बेटा, उसके सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर चेंज आ सकता है। एक बात बताओ जरा कि देखो मैं चलो चेंज की बात तो आ गई, मैं ऐसा लिखता हूँ चलो, फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस, कोई भी एक आइडियल गैस की बात करें इन इक्विलिब्रियम, जो उसके काइनेटिक एनर्जी है बेटा वो भी जीरो नहीं हो सकती। काइनेटिक एनर्जी क्या नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती। जो पार्टिकल की स्पीड है वो भी जीरो नहीं हो सकती बेटा। लेकिन जो पार्टिकल का जो मोमेंटम है दैट मोमेंटम कैन बी जीरो। आप कहोगे सर ये मोमेंटम जीरो क्यों हो गया? ये मोमेंटम तो जीरो होगा ना, क्योंकि पार्टिकल्स का जो मोशन है वो रैंडम मोशन है, हर डायरेक्शन के अंदर है, कोई एक्स में भी है कोई नेगेटिव एक्स के अंदर भी है। तो ओवरऑल जो उसका मोमेंटम जो रहेगा दैट मोमेंटम विल बी जीरो। इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर हम बात कर रहे हैं बेटा, आपकी किसकी बात कर रहे हैं? अच्छा एक चीज़ और बात ध्यान रखना कि डेंसिटी भी नॉन जीरो रहेगी बेटा। डेंसिटी भी आपकी क्या हो जाएगी, डेंसिटी भी नॉन जीरो हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये तो पहली बात होगी। अगली जो बात है बेटा लिखो सभी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, RMS वेलोसिटी ऑफ एन आइडियल गैस, ऑफ एन आइडियल गैस। बेटा कोई भी जो आइडियल गैस है उसकी जो RMS वैल्यू की बात करें अलोंग एनी एक्सिस, किसी भी एक्सिस के अलोंग बात करें, वो तो हमने बात की थी कि वो तो सभी एक्सिस के अलोंग क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। सो VRMS अलोंग एक्स एक्सिस बराबर VRMS अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू VRMS अलोंग जेड एक्सिस। ये तीनों एक्सिस के अलोंग क्या रहेगी, बराबर रहेगी। और बेटा इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, RMS बाय रूट ऑफ 3, VRMS बाय रूट 3 है ना, क्योंकि तीनों का जो वेक्टर सम है वही तो VRMS आना चाहिए था, तो वो फिर रूट 3 से डिवाइड कर देंगे इसको, ये हो जाएगा आपका। क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा, जरा एक दो क्वेश्चंस और करते हैं, जरा देखो। The temperature of an ideal gas, the temperature of an ideal gas is increased from 27 degree Celsius to 927 degree Celsius। किसी आइडियल गैस का टेम्परेचर आपने क्या कर दिया बेटा, आपने उसका 97 डिग्री सेल्सियस से 927 डिग्री सेल्सियस में चेंज कर दिया है टेम्परेचर। The new VRMS becomes क्या होगा, ट्वाइस होगा, हाफ होगा, 4 टाइम्स होगा, 3 टाइम्स होगा, वो आपको बताना है। देखो जरा, देखो भाई कैसे करेंगे। भाई मैं ये बात जानता हूँ कि VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, इसके अलावा वो किसी और पे डिपेंड नहीं करेगा। तो भाई एक काम कर लो, V1 बाई V2, तो इनिशियल जो टेम्परेचर था वो क्या लिख दें, वो 27 है, और बाद वाला 927 है ना, गलत है। जो टेम्परेचर बेटा इसमें पुट किया जाएगा वो केल्विन के अंदर पुट करना है। जो टेम्परेचर आप बेटा पुट करोगे वो केल्विन के अंदर पुट करना है, ये गलती नहीं करनी है। तो आप कैसे लिखोगे, 273 प्लस 27 और 273 प्लस 927 बेटा।
सो V1 बाई V2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये तो आपका 300 आ गया और बेटा ये आपका 1200 आ गया, तो इट इज़ इक्वल टू ये आपका 1/2 हो गया बेटा। तो जो नई जो वेलोसिटी है, नई जो VRMS है, दैट बिकम्स 2 टाइम्स द प्रीवियस वन, यानी कि आंसर इज ट्वाइस होगी ये बेटा VRMS। इस प्रोसेस में आपका VRMS क्या हो गया है, वो ट्वाइस हो गया है। और देखो और क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो बेटा, an ideal gas has VRMS is equal to 300 मीटर पर सेकेंड। कोई एक आइडियल गैस है, किसी भी गिवन टेम्परेचर पे, किसी भी जो भी कंडीशन आपको दे रखी है उस पे जो उसकी VRMS है बेटा वो कितनी है, वो 300 मीटर पर सेकेंड है। इफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस इज डबल्ड and the absolute temperature is halved, find new VRMS। आपको जो नई VRMS है उसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो यानी कि देखो बेटा यहाँ पे क्या हो गया, टेम्परेचर का भी खेल आ रहा है और मास का भी खेल आ रहा है, तो उसी फॉर्मूले को आपको यूज़ करना पड़ेगा ना। तो आप याद रखो आपने क्या लिखा था, VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT/m, ये फॉर्मूला भी यूज़ करना पड़ेगा बेटा। तो क्या लिखूं बेटा, यानी कि VRMS बेटा यहाँ से मैं क्या कहूँगा, इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ T/m, लेकिन ये फॉर्मूला तभी इस्तेमाल करेंगे जब मास में कोई चेंज दे रखा हो, अदरवाइज सिर्फ टेम्परेचर वाला ही यूज़ करेंगे, है ना। तो बेटा क्या लिखें, इनिशियल 300 है, बाद की VRMS मान लेते हैं V है, इनिशियल टेम्परेचर आपका T था और इनिशियल मास m था। अगर बाद की बात करूं तो मास आपने डबल कर दिया और टेम्परेचर आपने हाफ कर दिया, माने कि T/2 कर दिया बेटा, उल्टा लिख दिया मैंने, है ना। मास ट्वाइस कर दिया और ये हाफ कर दिया। तो बेटा 300/V इज इक्वल टू T से T और M से M कैंसिल आउट हो गया एंड इट विल बी इक्वल टू √4। तो बेटा V इज इक्वल टू 300/2 विच इज़ इक्वल टू 150 मीटर पर सेकेंड। ये जो है ये आपकी नई स्पीड आ जाएगी, ये आपकी क्या आएगी बेटा, ये आपकी नई स्पीड आएगी, ठीक है। तो बेटा ये हमने क्या किया है, VRMS और जो ना जो पॉस्टुलेट्स थे किसके, काइनेटिक थ्योरी के, वो और जो प्रेशर था उस पे बेस्ड क्वेश्चंस और उसके क्या किए हैं, जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो हमने कर लिए। इस पे जो क्वेश्चंस बनते थे वो भी कर लिए। आप आज का जो हमने किया इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, जो आज क्लास में किया इसकी डेरिवेशन दोबारा से करके देख लें। अगली क्लास के अंदर जो बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है वो ख़त्म करते हैं। थैंक यू।